आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से। किससे स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन a voltage or current source flow, मतलब continuously current flow, मतलब we can say that a path in which current flow continuously, ओके। ऐसा पाथ जिसमें करंट लगातार फ्लो हो रहा है, करंट की जगह हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो अगर इस तरीके के लगातार इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, एक बैटरी कनेक्टेड है, एक स्विच कनेक्टेड है, ये वो वायर है, ये वो बल्ब है, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये क्या है? क्योंकि इसमें करंट लगातार फ्लो हो रहा है। ये स्विच को अगर हम ऑफ कर दें तो फिर ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन। क्या हो जाएगा? ओपन। मतलब वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो दो टाइप के हो जाएंगे। एक क्लोज जिसमें लगातार फ्लो हो रहा है, और एक है ओपन। ठीक है, तो क्लोज जिसमें लगातार करंट का फ्लो हो रहा है, ओपन जिसमें सर्किट ब्रेक है। जैसे स्विच को, अभी ये स्विच कैसा है? ऑफ। या स्विच मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से, जैसे स्विच को हम की बोलते हैं, तो की क्या है? अभी क्लोज है। क्लोज है तभी करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम की को ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब सर्किट इन विच करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज कंटिन्यूसली फ्लो, दैट पाथ इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हमें कुछ सर्किट डायग्राम, कुछ सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैटरी, स्विच, बल्ब, वायर। इस तरीके से सिंबल बनाने के लिए हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ वी रिप्रेजेंट दीज सिंबल। इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट अ सेल, देन यू हैव टू ड्रॉ टू टर्मिनल्स। आप वहाँ पर दो टर्मिनल को ड्रॉ करेंगे, एक हो गया प्लस और एक माइनस। ये हो गई किसका रिप्रेजेंटेशन? सेल का। अगर बैटरी का करना है तो इन्हीं सेलों को और मिक्सअप कर दो, तो ये सेल, ये प्लस और ये माइनस, तो दो सेल जब मिल जाएं, यानी मिक्सिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल एक या एक से दो से ज़्यादा अगर मिला दी जाए तो वो बैटरी, यहाँ दो सेल की बैटरी बन के तैयार हो गई। ये वो कनेक्टिंग वायर का सिंबल है। ये वो वायर है जब हम तारों को ज्वाइंट करते हैं, ये वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, दैट इज द सिंबल। इस तरीके से वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। ये फिक्स्ड रजिस्टर है जो वायर होता है, दैट इज द फिक्स्ड रजिस्टर। ये वेरिएबल रजिस्टर हो सकता है, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो जैसे 3 ओम है तो फिक्स है, यहाँ चेंज होती रहेगी। ये एमीटर का सिंबल है, एमीटर जिसको जो करंट को मेजर करता है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, प्लस माइनस, ये वोल्ट को मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये स्विच के सर्किट है। अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं रखा तो ये है ओपन। ये क्या है? ओपन। और इसी को की भी बोल सकते हैं, इसी को स्विच भी बोल सकते हैं। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर आप इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज है, ओपन है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ये सिंबल किसका है? इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। तो दीज आर द सिंबल। एंड लास्ट वन इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये सिंबल किसका हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। तो इन सभी की नीड पड़ती हमें सर्किट डायग्राम को बनाने में। किसकी नीड पड़ती है? सर्किट डायग्राम को बनाने में। तो अब ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हम एम मीटर है, तो एम मीटर को हमेशा हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करेंगे। एमीटर का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, एमीटर का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव। उसी तरीके से हम वोल्ट मीटर में देख सकते हैं कि इसका प्लस तो इसका प्लस होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। मतलब ये सिंबल अगर आपको याद है और आपसे कहा गया है तो सर्किट सारे कंप्लीट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने बता ही दिया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिसमें करंट का फ्लो कॉन्टिन्यूसली होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओम्स लॉ, क्योंकि हमने करंट के बारे में भी पढ़ लिया, पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ लिया, और दोनों के बारे में जब पढ़ लिया तो अब आपका आता है कौन सा? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में अगर हम देखें, ओम्स लॉ के बारे में देखें तो ओम्स
लॉ के जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये चीज़ें बताई हैं वो क्या है, जॉर्ज सिमन ओम। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, जॉर्ज सिमन ओम। इन्होंने किसके बीच में रिलेशन बताई है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, यानी V एंड I के बीच में रिलेशन बताई है। कैसे कि अगर किसी भी सर्किट, जैसे ये सर्किट में हमने एक बैटरी अप्लाई कर दी है, उस बैटरी की पोटेंशियल है V, ये वो वायर है जिसमें इसको हमने कनेक्ट किया है, तो इसमें रजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है कितना, I। तो अगर इस सर्किट डायग्राम में जो ये कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग देखा जाए कि इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, कैसी फिजिकल कंडीशन, कैसी रहे, फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज। तो अगर फिजिकल कंडीशन अनचेंज रह रही हैं, जैसे फिजिकल कंडीशन का मतलब लेंथ ऑफ द वायर, एरिया, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर, अगर ये सारी चीज़ें कैसी हैं, अनचेंज हैं, कैसी हैं, अनचेंज, तो जो आपने बैटरी अप्लाई की है उस बैटरी से फ्लो करंट दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब बैटरी अप्लाइड है V, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा I, तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तब वैलिड होगा जब फिजिकल कंडीशन अनचेंज होगी। फिजिकल कंडीशन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ से जो भी बैटरी अप्लाइड की है उससे फ्लो, सर्किट में जो भी करंट उससे फ्लो हो रहा है वो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर मतलब पोटेंशियल बढ़ेगी तो उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ेगा। ओके, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया R। ये कांस्टेंट R, जिसको अभी बताएंगे कि ये क्या होता है, रजिस्टेंस। क्या होता है ये, रजिस्टेंस। तो अगर हमें I की वैल्यू फाइंड करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बेसिक मोटिव था इनका, अगर हम देखें यहाँ पे कि इनका क्या बेसिक मोटिव था, बेसिक मोटिव अगर देखा जाए इनके हिसाब से, तो बेसिक मोटिव ये था कि हाउ V एंड I रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो हमें क्या पता चला कि अगर फिजिकल कंडीशन अनचेंज हो रहे हैं, कैसी हैं, अनचेंज हैं, तो V और I एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V और I एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो ये आया R, यानी V अपॉन I इज इक्वल टू R। और R यहाँ पे है कांस्टेंट, R क्या है यहाँ, कांस्टेंट। तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये किससे मिला हमें, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ ने कहा कि दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमें ओम्स लॉ से पता चला। किससे पता चला, ओम्स लॉ से, कि अगर हमने मान लो ये बैटरी इस तरीके से लगा दी और उससे हमने किसी भी वायर में करंट फ्लो किया, ये प्लस है ये माइनस है, इसका रेजिस्टेंस आई है V, इसकी वजह से जो भी करंट फ्लो होगा तो वे कैसे होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ऐसा हमें किससे पता चला, ओम्स लॉ से पता चला। और इसी ओम्स लॉ से हमें एक चीज़ और पता चली, क्या, वो है क्या, रजिस्टेंस। उसको देखें तो एक हमें कांस्टेंट वर्ड मिला, दैट इज रजिस्टेंस। इस रजिस्टेंस के बारे में अगर देखा जाए तो इस रजिस्टेंस के बारे में हम कह सकते हैं कि ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और कैसी प्रॉपर्टी होती है, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करने की प्रॉपर्टी किसमें, कंडक्टर में जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यानी जैसे आपके पास एक लोहे का तार है, एक कॉपर का तार है, दोनों केस में अगर देखो तो लोहे के तार से कनेक्टेड बल्ब धीमा जलता है और कॉपर के तार से कनेक्टेड बल्ब बहुत तेज जलता है। तो दोनों में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये तार जो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब है वो एक में धीमी एक में तेज, तो वही प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है। वो क्या है, किसी कंडक्टर में ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जो किसको, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करती है। क्या करती है, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करती है। अगर हम यहाँ पे R इज इक्वल टू वी अपॉन आई लिखें तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहाँ से ये भी हो सकती है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो डिफाइंड एज resistance. What is resistance? It is the ratio of potential difference to the इलेक्ट्रिक करंट। और अगर वैसे क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताएंगे तो वी कैन से दैट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर आप करंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं। तो ओम्स लॉ से जो हमको कांस्टेंट मिला था उस कांस्टेंट को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, कंडक्टर्स में पाई जाती है, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। अगर आप रजिस्टर को देखें तो रेजिस्टेंस का दैट इज द सिंबल, ये रेजिस्टेंस का क्या है, सिंबल। ये क्या है, एक फिक्स्ड रजिस्टर है। क्या है, एक फिक्स्ड रजिस्टर है। अगर इसी रजिस्टर में इस तरीके का सिंबल देखने को हो तो ये वेरिएबल, मतलब ये चेंज होता रहता है और ये चेंज नहीं होता है। और उस तरीके से अगर देखा जाए कि ये तो हो गया मान लो सर्किट, और अगर रियल में देखना है तो दीज आर द रजिस्टर्स। ये क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। ये होते हैं रजिस्टर्स। इस तरीके से इसमें कलर कोडिंग होती है और वो कलर कोडिंग हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर द रजिस्टर। इन रजिस्टर्स को हम सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं, इन रजिस्टर को हम पैरेलल भी कनेक्ट करते हैं। तो रजिस्टर का मतलब क्या होता है, रजिस्टर अगर आपसे पूछा जाए, एनी substance that have value of resistance, अगर किसी भी सब्सटेंस में रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे अब इसी में टर्म्स में हमें एक पॉइंट और मिलता है कि द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। द फैक्टर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि हमें यहाँ पे ये बताना है कि किस किस फैक्टर पे, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ओके, तो उन फैक्टर को हमें देखना है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ, पहला फैक्टर क्या है, लेंथ। हाउ इट डिपेंड ऑन द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वायर की लेंथ बढ़ती है, आप अपने आप देखते हो, रेजिस्टेंस उसका अपने आप ही बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस एरिया से भी रिलेटेड है। हाउ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपने देखा होगा जो केबल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करती है, मतलब जैसे आप देखते हो बेल ट्यूब में या समर में जब लगती है, जो केबल नीचे जाती है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती। क्यों, उसको लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम है। तो अब इससे बचने के लिए हमने क्या किया, उस केबल की थिकनेस यानी एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ये किससे बना हुआ, आयरन से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। हाउ इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, डायरेक्टली। तो दीज आर द फोर फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, लेंथ, एरिया,
नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर पहले और दूसरे की बात कर लें, फर्स्ट और सेकंड की बात कर लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R is directly proportional to length and R is inversely proportional to area। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अगर हम दोनों को साथ करें, किसको करें, दोनों को ही साथ करें, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, L अपॉन A के। तो R अगर L अपॉन A के प्रोपोर्शनल हो गया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाएंगे, वहाँ पे आएगा रो L अपॉन A, जहाँ पर रो क्या है, रजिस्टिविटी। व्हाट इज दिस, रजिस्टिविटी। एंड रजिस्टिविटी को हम नेचर ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, और इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। व्हाट कैन यू से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यानी यहाँ से हमें एक फार्मूला इसका मिल जाता है, व्हाट इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। these are the this is the formula for a resistance in term of specific resistivity, specific resistance और resistivity। ओके, नेक्स्ट इसी में हमें इसके यूनिट पता करना है। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ का एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में हम ओम लिखते हैं, ओम दैट इज द सिंबल। ये ग्रीक लेटर है, क्या है ये, ग्रीक लेटर से लिया गया है। ओके, आर का फार्मूला V अपॉन आई भी होता है, तो यू कैन से 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये भी अगर आपसे 1 ओम पूछा जाए देन योर आंसर इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो आपसे एसआई यूनिट ऑफ रो पूछ दिया जाए, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस इज ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज आल्सो मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट इसका आ गया ओम मीटर। किसका यूनिट आया, ओम मीटर। दैट इज द यूनिट फॉर अ यूनिट ऑफ अ किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और अ रजिस्टिविटी। क्या आ गया, यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और अ रजिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये मैंने दोनों डेरिवेशंस आपको कराए हुए हैं और ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो उनसे आप ये कंप्लीट कर लेंगे। पहला सीरीज भी उसी से कंप्लीट करेंगे और सेकेंड पैरेलल के, दोनों के डेरिवेशन है और दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, PYQ है, तो दोनों को एक बार जरूर देख लें। सीरीज और पैरेलल में हाउ कैन बी रेजिस्टेंस कैलकुलेट, तो यहाँ मैं फार्मूले का जिक्र किए ले रहा हूँ, R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3, दैट इज द फार्मूला R इक्विवेलेंस सीरीज में, और पैरेलल में 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, दैट इज द फार्मूला ऑफ R इक्विवेलेंस। ओके, तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल के इन फार्मूलों से क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए हाउ कैन वी कैलकुलेट, सीरीज में हमें जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट होना है वो मैक्सिमम होता है, और जो पैरेलल होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। पैरेलल में कैसा होता है, मिनिमम, सीरीज में कैसा होता है, मैक्सिमम। तो ये सीरीज और पैरेलल के दोनों डेरिवेशन आप यूट्यूब से देख लेंगे, दोनों वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वी कैन से हियर जूल्स लॉ के बारे में अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, अगर सपोज मैंने लेट किया, लेट अ चार्ज, एक चार्ज लेट किया Q, एंड उस चार्ज को हम इन्फिनिटी से, यानी हम वर्क डन करा रहे हैं, वर्क डन टू मूव
चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू आ गिवन पॉइंट, मतलब उस चार्ज को इन्फिनिटी से हम किसी गिवन पॉइंट पर लेके आए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट से V इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, तो व्हाट इज वर्क डन, V इंटू Q। यू नो डेट Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। देन व्हाट इज द फार्मूला, VIT। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन, VIT। दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यही हीट का फार्मूला हमको मिला VIT। तो एक तो ये फार्मूला हो गया। अगर हम V की जगह IR रख दें तो हीट का फार्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा I स्क्वायर RT। क्या मिलेगा, I स्क्वायर RT। और अगर हम I की जगह V अपॉन R रख दें इसी फार्मूले में, इसमें, तो हमें H यहाँ से क्या मिलेगा, I स्क्वायर T अपॉन R। तो ये तीन फार्मूले हमको हीट के देखने को मिले हैं, और ये तीन फार्मूले क्या हैं, एक है VIT, एक है I स्क्वायर RT, और एक है I स्क्वायर T अपॉन R। ये तीन फार्मूले आपको देखने को मिले। तो अगर हम इस फार्मूले को उठा के देखें, दैट इज I स्क्वायर H इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो इससे हीट का क्या रिलेशन है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये पहला, ये दूसरा एंड ये तीसरा, तो ये तीन लॉ हमें हीट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर करंट स्क्वायर करेगा तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। तो इन तीनों लॉ को, दीज लॉज आर नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोले जाते हैं इन्हीं को, जहाँ पर ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसको एक मैंने वीडियो में डेरिवेशन भी कराया है प्रॉपर, तो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक आज का सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। बाकी आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।